हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। इससे पहले वाली हमने कई सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी थी। मोनोपोली क्या होता है, उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अच्छे से समझेंगे। पूरा वीडियो को आपको ढंग से एंड तक देखना है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में हमने समझा मोनोपोली के बारे में। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो मोनोपोली बेसिकली क्या थी। मोनोपोली में बेसिकली क्या थी कि जहाँ पर एक सिंगल सेलर होता था उसके साथ कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं होते थे, है ना। जैसे जिसमें सिंगल सेलर होता है, कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं होते, रेस्ट्रिक्शन थी एंट्री में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था और सेलर खुद प्राइस मेकर था। तो यहाँ पर कोई दूसरा बंदा बेचने वाला था ही नहीं, उसके आसपास में कंपटीशन नहीं था दूर दूर तक। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कहता है, जैसे कि नाम समझ पा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोली तो है यहाँ पर भी, पर कंपटीशन वर्ड भी आ गया ना। आप देख लो कि मोनोपोली में कंपटीशन वर्ड नहीं लिखा हुआ था, खाली मोनोपोली लिखा हुआ था। तो इसमें क्या लिख दिया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब मोनोपोली तो है वहाँ पर कंपटीशन भी है। तो एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म है। देखो पहले उसमें क्या थी, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म नहीं थी, उसमें क्या था, एक सिंगल सेलर था। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। एक जैसे ही प्रोडक्ट बेच रही है बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है वो। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, एक जैसे ही प्रोडक्ट बेच रही थी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर बट उसमें वहाँ पर डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट बेच रही है। इस वजह से उनके पास मोनोपोली है, यानी कि वो उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन कंपटीशन भी है क्योंकि उसके जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म में। इसीलिए कंपटीशन भी हो गया, जब क्योंकि एक सेलर नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो इसलिए वहाँ मोनोपोली भी है। अभी इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, मोनोपोली प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली भी है क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड है। बेसिकली इसमें ब्रांड का सारा खेल है कि जो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी मोनोपोली हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसके ब्रांड के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है अवेलेबल मार्केट में, इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन भी है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं था, वहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था, बट यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। अब देखो एग्जांपल देखिए ज़रा, एग्जांपल समझ में आएगा क्या मतलब है। जैसे कि टूथपेस्ट मार्केट। अब टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे मार्केट में प्लेयर है, आपको पता है बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांड है। पेप्सोडेंट है, कोलगेट है ना, नीम है, बबूल है, पतंजलि भी है। अब एक तरीके से टूथपेस्ट मार्केट एक पूरा का पूरा फुल ऑफ कंपटीशन है, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, फ्रीडम ऑफ एंट्री है। एक तरह से देखा जाए तो आपको लग रहा होगा ये तो परफेक्ट कंपटीशन है। भाई टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे प्लेयर है, कोई भी आ सकता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट है। लेकिन दूसरे जगह पे आप देखोगे यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक भी है। मतलब कि क्योंकि टूथपेस्ट के हर ब्रांड में आपको अलग यूनिकनेस मिलेगी। ये प्रोडक्ट इससे बिल्कुल अलग है, कोलगेट बबूल से बिल्कुल अलग है ना, कोलगेट पतंजलि से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपनी ऐसी ब्रांडिंग कर रखी है कि वो प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, डिफ्रेंशिएट है। तो इसीलिए उनके पास पावर आ जाती है कि वो प्राइस को भी बदल सकते हैं। कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कोलगेट प्रोडक्ट बढ़िया, तो थोड़ा महंगा भी हो कोई बात नहीं, चल जाएगा क्योंकि वो ब्रांडेड है, उसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई इसकी क्वालिटी बढ़िया है, वो अलग है दूसरों से, तो वो फिर प्राइस बढ़ा भी देगा तो भी आप खरीद लोगे। क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्यों कह रहे हैं, वो मोनोपोली भी इंजॉय इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रांड जो है वो ऊपर क्या लिखा हुआ था, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। इस वजह से उनके पास थोड़ी सी मोनोपोली भी आ जाती है कि वो अब प्राइस को भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा, पूरा तरीके से नहीं, अपने तरीके से बदल सकते हैं। अब देखिए इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर्स, ठीक है। आपको बहुत सारे सेलर है जो कि क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कोलगेट की बात करें तो एक नहीं है प्लेयर, टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे हैं, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, नीम बबूल है। लेकिन
दिक्कत ये है कि इसके अंदर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं बनाते। अगर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते तो परफेक्ट कंपटीशन बन जाता। जैसे कि कोलगेट ही सारे बेच रहे हैं तब तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता ना, बट अलग अलग ब्रांड्स हैं तो इसलिए पूरी तरह परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोलिस्टिक है। क्योंकि वह थोड़ी सी मोनोपोली भी आ जाती है बिकॉज उनका अलग से डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट यूनिकनेस है हर प्रोडक्ट में, इस वजह से उनके पावर है कि प्राइस को भी बदल सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा सेकंड डिफरेंस है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उनकी प्रोडक्ट हर तरीके से अलग अलग है, इसकी वजह से उनके पास सम डिग्री ऑफ मोनोपोली आ जाती है, चाहे लार्ज नंबर ऑफ सेलर क्यों ना हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ये आ जाती है। अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। ब्रांड अलग है उनका, उन्होंने ब्रांड इमेज ऐसी बनाई है, एडवर्टीजमेंट दे दे के आपको। साइज़ उनका अलग हो सकता है, प्रोडक्ट का कलर अलग है, शेप अलग है, पैकेजिंग अलग हो सकती है, कुछ भी आपका कुछ भी ऐसी अलग चीज़ जिसकी वजह से आपको वो आपका प्रोडक्ट अलग दिखता है दूसरों से। तो वही वो कह रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज दैट बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म। कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि बायर जो है वो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देगा, अलग कर देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट दूसरे फर्म से बिल्कुल अलग है। तो उसकी वजह से वो देखो वही लिखा हुआ है, देयरफॉर दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइसेस। फिर वो प्राइस भी दूसरा डिफरेंट देने को तैयार हो जाएगा। जब उसको पता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है तो फिर वो प्राइस भी तो दूसरा देगा। प्राइस आपका भी तो अलग हो सकता है। आपने अगर प्राइस, एक ने अगर 50 रुपये रखा हुआ है तो अगर एक ने 20 रुपये रखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये प्राइस कि भाई ये 50 रुपये का प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो कस्टमर 50 रुपये देने को तैयार हो जाएगा, भलाई बजाय उसके साथ 20 रुपये का प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो 20 रुपये का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, 50 रुपये देने को तैयार हो जाएगा वो। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तक भाई को क्लियर होगी बात कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है ना। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर ये होते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ही बड़े तरीके से कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में, कि आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि हर एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल का आइडेंटिफाई किया जाता है और वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप दूसरों से। जैसे वही लिखा हुआ है कि बहुत सारे आपका एक ही तरीके के प्रोडक्ट है बट डिफरेंट ब्रांड में बिकते हैं, जैसे कि लक्स, डव, लाइफ बॉय। अब साबुन तो साबुन है ना, बट फिर भी आप प्राइस दूसरा देते हो। डेल आपको पता है कि ज़्यादा बढ़िया है, वो सॉरी आपका वो जो है डेटोल का साबुन आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, क्या उसका प्राइस महंगा भी क्यों ना हो आप तब भी खरीदोगे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आपके दिमाग में है ना। लक्स का साबुन अलग है, तो ऐसे में आपका वो डिफरेंशिएट कर देते हो आप दूसरों से, है ना। तो वही लिखा हुआ है। रियल डिफरेंस क्यों होता है? रियल डिफरेंस बेसिकली होता है जैसे कि शेप का हो सकता है, उसके अंदर फ्लेवर आपको ऐसा मिल रहा है जो दूसरों में नहीं है, कलर का हो सकता है, पैकिंग का जरूर हो सकता है, क्योंकि पैकिंग से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसमें कोई वारंटी पीरियड हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस होते हैं, कुछ भी आपको कोई ना कोई रियल डिफरेंस दिखेगा। ये तो रियल डिफरेंस है जो आपको दिखेगा। एक है कि इमेजिनरी जो दिखता नहीं है। इमेजिनरी डिफरेंस क्या होता है? जो डिफरेंस एक्चुअली में ऑब्वियस नहीं है, बट बायर जो है वो बिलीव करता है कि हाँ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट से बहुत बार देखते होगे, आपकी ऐड दे दे के आपके दिमाग में प्रोडक्ट घुसा दिया कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, एक्चुअल में कुछ बढ़िया नहीं उसके अंदर। एक तो है कि रियल में सच में बढ़िया है, उसका फ्लेवर ही दूसरा। एक है कि रियल में बढ़िया नहीं है पर आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट दे के परेशान कर दिया, आपको एडवर्टीजमेंट दे के दिमाग में घुसा दिया। तो यही कह रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से मोनोपोली पोजीशन थोड़ी सी आ जाती है, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस बदलने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे बोलते हैं ना, कि प्राइस बदलने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है। जब अगर लेस इलास्टिक का मतलब हो गया कि प्राइस बदलूगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर प्राइस बढ़ाऊंगा भी तो डिमांड घटेगी नहीं, डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। यही है लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना, वही वो कह रहा है कि इसकी वजह से आप प्राइस हाईयर चार्ज कर सकते हो। जैसे टूथपेस्ट के ब्रांड में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ें। साइकिल का भी अलग अलग ब्रांड है, आप कहोगे कि हाँ भाई A1 की साइकिल बढ़िया है, हीरो की साइकिल बढ़िया है। टी के भी अलग अलग ब्रांड है, आप कहोगे टाटा टी बढ़िया है। ये सोप के अलग अलग ब्रांड है, आप कहोगे भाई लक्स का साबुन बढ़िया है, डेटोल का बढ़िया है ना।
अब देखो हमने ही पढ़ ले, 2 पॉइंट पढ़ ले थे। पहला था लार्ज नंबर ऑफ सेलर, दूसरा था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखिए तीसरा पॉइंट कौन सा है, सेलिंग कॉस्ट। तीसरा पॉइंट कौन सा है, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी इसमें बियर करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ मार्केटिंग, सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस जो आप मार्केटिंग में करते हो, सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में करते हो, उसकी वजह से आपका, तभी तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो सेलिंग कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है ना। हम परफेक्ट कंपटीशन मान के चलते हैं कि सेलिंग कॉस्ट कोई है ही नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो एक जैसे थे, सबको पता है कि हाँ एक ही प्रोडक्ट है, तो लोग एडवर्टीजमेंट करते ही नहीं। जैसे कि अब कोई रोज़मर्रा का सामान है, गेहूँ व्हीट राइस लेना है, उसमें थोड़ी एडवर्टीजमेंट करेंगे बार बार, इसमें करनी पड़ेगी। इसमें भी वही है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तभी तो हम कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट हो ही ना तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं हो सकते, है ना। तो वही वो कह रहा है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स आर फ्री, ठीक है, टू एंटर इनटू और एग्जिट एट एनी टाइम। तो फर्म जो है कभी भी एंट्री कर सकती है, एग्जिट कर सकती है। फ्री एंट्री की वजह से इसका मतलब ये है कि कोई बैरियर नहीं है, कोई भी अंदर घुस सकता है मार्केट के अंदर, कभी भी निकल सकता है, कोई ऐसा परमिशन नहीं देनी पड़ेगी किसी से आपको, ठीक है ना। तो अगर कोई फर्म लॉसेस में जा रही है तो वो छोड़ देगी, वरना टिकी रहेगी। तो इसकी वजह से लार्ज नंबर सेलर आते हैं। देखिए अगला वही है कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ये पॉइंट आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली वहाँ था कि परफेक्ट नॉलेज लोगों को होती है, बट इसमें क्या कह रहा है कि परफेक्ट नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तभी तो वो बेसिकली उनको पता नहीं है ना कि दूसरा प्रोडक्ट सुपीरियर है। ये तो एक आर्टिफिशियल दिमाग में घुसा देना आपके, सेलिंग कॉस्ट की वजह से एक आर्टिफिशियल सुपरियरिटी आ गई कंज्यूमर के माइंड में। इसकी वजह से कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट प्राइसेस जो है, एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो बढ़िया कौन सा है, बेकार कौन सा है, उनके एक्चुअल में नहीं पता। उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं है मार्केट कंडीशन के बारे में कि प्रोडक्ट का प्राइस उसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उसको नहीं पता। तो इसकी वजह से अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हाई प्राइस का भी है तो भी कंज्यूमर खरीद लेगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो भाई इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, एक आर्टिफिशियल सुपरियरिटी आ गई। बट परफेक्ट नॉलेज होती थी परफेक्ट कंपटीशन में। वहाँ कंज्यूमर को पता होता था कि भाई ये प्रोडक्ट तो हर जगह इतने का मिल रहा है तो मैं इतने का ही खरीदूंगा ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक के दिमाग में अलग अलग चीज़ें दिमाग में घुसी पड़ी है। उसके दिमाग में कंज्यूमर के होगा कि यह ब्रांड बढ़िया है, बट उनको ये नहीं पता एक्चुअल में कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, उसको नहीं पता चलेगा। ये चीज़ होती है। प्राइसिंग डिसीजन कौन लेता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फर्म जो है ना तो प्राइस टेकर है ना प्राइस मेकर है। मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं, बट ना तो यहाँ प्राइस टेकर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई प्राइस फिक्स है, कुछ नहीं है, सब प्राइस फिक्स भी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस फिक्स होता था। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी प्राइस चार्ज कर देगा। बट यहाँ पर क्या है कि पार्शियल कंट्रोल रहता है प्राइस पे, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी, जैसे हमने बात करी थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितनी है, डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा थोड़ा बहुत आप प्राइस डिपेंड कर दोगे। तो वही वो कह रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ पावर टू कंट्रोल पॉइंट डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रांगली द बायर अटैच टू हिज ब्रांड। जितना ज़्यादा ब्रांड अटैच होगा उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से प्राइस बना सकते हो। नॉन प्राइस कंपटीशन है, यहाँ पर कोई प्राइस का कंपटीशन है ही नहीं मोनोपोलिस्टिक में। यहाँ तो आपका कंपटीशन होता है कि अदर फर्म क्या करती है, अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करती है, जैसे फ्री गिफ्ट दे दिया, क्रेडिट टर्म दे दिया आपको फ्री में, मतलब प्राइस नहीं बदला। ये सब सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ करके आपको ज़्यादा ज़्यादा डिमांड बढ़ती है इससे। तो फर्म क्या करती है, वो प्राइस घटाती नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ करती है, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर डिमांड कर्व कैसे बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डिमांड कर्व बेसिकली इसका वही बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, क्योंकि आप जैसे ही प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका भैया लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा दोगे तो, वो तो डिपेंड करता है ना कि हाँ ठीक है, आपका हो सकता है आप कहोगे डिमांड नहीं घटेगी, लेकिन कुछ तो मेरे भाई घटेगी ना।
अब जैसे मैगी का है, मैगी तो ऐसा ब्रांड उन्होंने अटैच कर रखा है कि अगर मैगी 10 से 12 की होगी, 14 की होगी, तब भी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन ज़्यादातर ब्रांड में ऐसा ही होगा कि प्राइस गिराओगे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बढ़ाओगे तो डिमांड कुछ तो घटेगी। ये नहीं है कि आप कुछ भी प्राइस बढ़ाते रहोगे तो डिमांड घटेगी, तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, जैसे कि उसमें था परफेक्ट में भी। अच्छा, इसमें आप बात करते हैं कि ये MR जो है, यानी कि इसमें मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम ही होता है, जैसे कि उसमें था, मोनोपोली में था। क्योंकि आप जैसे ही प्राइस बढ़ाते हो, एडिशनल रेवेन्यू जैसे ही आप करोगे, तो वो ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज डिमांड घट जाएगी। प्राइस बढ़ाने से डिमांड घट जाती है, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड घट जाती है। तो सपोज़ करो कि आप पहले 10 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे थे और लोग 100 पीस खरीदे, तो आपकी 1000 रुपये का रेवेन्यू हो गया था। बट जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया 10 से 15 करा, तो आप 100 की जगह 200 नहीं खरीदेंगे, 50 खरीदेंगे, तो आपका रेवेन्यू एडिशनल घट जाएगा। तो इसलिए हमेशा मार्जिन रेवेन्यू कम ही रहेगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मतलब एक पीस बेचने में कितना पैसा कमा रहे हो भैया आप। 1000 को आप अब देखो, एक पीस बेचने में आप देखोगे तो 10 रुपये पहले कमा रहे थे, अब 15 कमा रहे हो, तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा ही है। बट इसको आप इसका एवरेज निकालोगे, मार्जिन निकालोगे ना, तो ये हमेशा कम ही रहेगा। तो कि एडिशनल वही लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसके अंदर नेगेटिवली डिमांड स्लोप कर्व है, मार्जिन रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज डिमांड घट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आएगा मोनोपोलिस्टिक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।